हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्ट, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। क्या करेंगे इस टॉपिक में? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस करेंगे। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। देखो, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास किन मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कब स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है या इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस नहीं है। फिर ये डिस्कस करेंगे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे मुकम्मल एमसीक्यूज के साथ, ऑल बुक्स के कंसेप्ट से रिलेटेड, चाहे वो पंजाब से हो या केपीके से हो, बलूचिस्तान से हो या फेडरल बुक से हो। इन सब का कंसेप्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम ईटा के एमसीक्यूज करेंगे, इसी तरह नम्स के एमसीक्यूज, एनएमडीकेट के एमसीक्यूज, ये सब एमसीक्यूज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपने पास हेडिंग डाल दें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। देखो, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस अपने पास हेडिंग डाल दें, शाबाश। देखो, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास क्या होता है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं पहले ये लिखूंगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? बिटवीन, इसका मतलब है बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस and induced dipole are called, इसको मैं कहूंगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वो फोर्सेस जो कि इंस्टेंटेनियस डायपोल्स और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में हो, उस फोर्सेस को मैं कहूंगा कि ये हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। अब सर, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है और इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते। लेकिन इससे पहले ये बात अपने पास नोट कर ले कि ये जो लंदन है ये असल में साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। लंदन साइंटिस्ट का नाम है, डिस्पर्जन इसमें फिनोमेना है और फोर्सेस तो फोर्सेस है, ठीक है। तो अपने पास ये नोट कर दिए, ऐसा नहीं कि लंदन है यूके क्यों नहीं है, लंदन वो लंदन नहीं है, ठीक है। ये लंदन साइंटिस्ट का नाम है, फ्रिट्ज लंदन साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये डिस्कवर किए थे इसलिए, ठीक है। तो अब आते हैं इंड्यूस्ड डायपोल कि इंड्यूस्ड डायपोल या इंस्टेंटेनियस डायपोल हमारे पास क्या होता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल हमारे पास ये होता है, मैं ऐसा लिखूंगा, द डायपोल या द एटम, वो एटम और या मॉलिक्यूल या वो मॉलिक्यूल हैविंग, जिसका हैविंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन of electron density, having different distribution of electron density are called, इसको मैं कहूँगा are called dipole, इसको मैं dipole कहूँगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह करूँ, the atom or molecule having different distribution of electron density for a short period of time, एक खास वक्त के लिए, for a short period of time आर कॉल्ड, तो फिर ये हमारे पास क्या है, तो फिर ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल है। इंस्टेंटेनियस डायपोल वो एटम या मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट हो और वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, इसको मैं इंस्टेंटेनियस डायपोल कहता हूँ। आपको नहीं समझते, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है। देखो, ये हमारे पास एटम्स है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एटम्स है और वो एटम्स हमारे पास है हीलियम का, इसमें प्रोटॉन भी है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। इसी तरह और भी एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है।
ये एटम्स है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है। ये हमारे पास हीलियम के एटम्स हैं। अब आपको पता है कि एटम्स में हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये तीनों पार्टिकल का तो आपको पता ही है। फिर अब आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। जिस तरह कि ये हमारे पास एटम है, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बाहर है। और आपको ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, मतलब ये इसी तरफ जा रहा है या इसी तरफ जा रहा है, उसकी मर्जी, जैसा ये मोशन करता है, ये मोशन करता है। अब इसके मोशन में एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो, जिसमें सपोज मैं एक एटम लेता हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसी तरह एक ही जगह पर आ जाए, मतलब एक साइड पर आ जाए। मतलब ये एक राइट पर हो सकता है या लेफ्ट पर भी, या इस तरह भी आ सकता है, एक एटम इस तरह भी आ सकता है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक ही सिम्मत में आ सकते हैं, एक ही हैंड पर आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो ये कंडीशन इसमें पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन हमारे पास अनस्टेबल है, तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। अब देखो, इस कंडीशन के मैं बात कर रहा हूं, इसमें अगर आप देखें, ये न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इस एटम को अब देखें, तो ये एटम, इसका ये जो रीजन है, इसको मैं कह रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है ये हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। यहां पर देखें तो इस रीजन में प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो यहां पर पॉजिटिव या प्रोटॉन की डेंसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा है, मोर है। या मैं ये सब कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो ये एक एटम है, और इस एटम में आप देखें तो इस पोल को, मतलब इस रीजन को मैं कहूंगा कि ये आपके पास पॉजिटिव पोल है। क्या है आपके पास? पॉजिटिव पोल है। और इसको मैं कहूंगा कि ये आपके पास नेगेटिव पोल है। अब इस एटम में एक पॉजिटिव पोल है, दूसरा नेगेटिव पोल है। तो इस बात का मतलब ये है कि ये आपके पास अब डायपोल हो गया। क्या हो गया? ये आपके पास डायपोल है, मतलब इसमें टू पोल्स है। लेकिन ये एटम जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। क्या के लिए है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। दैट इज वाई, इस वजह से दिस डायपोल आर कॉल्ड, इस डायपोल को मैं कह रहा हूं दिस डायपोल आर कॉल्ड, इस डायपोल को मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास इंस्टंटेनियस डायपोल है। क्यों इंस्टंटेनियस डायपोल है? क्योंकि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इस डायपोल को मैं कह रहा हूं इंस्टंटेनियस डायपोल। ये हमारे पास क्या है? इंस्टंटेनियस डायपोल। तो मैंने डिफिनीशन किस तरह लिखा, अब इसको समझते। द एटम, हमारे पास एटम है या मॉलिक्यूल है, हैविंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसका इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, तो फिर भी यहां पर डेंसिटी ज्यादा, और एटम में इस तरह हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हीलियम था तो इसलिए मैंने बनाया। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक वक्त के लिए, देन इट इज कॉल्ड इंस्टंटेनियस डायपोल। इसको मैं इंस्टंटेनियस डायपोल कहता हूं। यहां पर इंस्टंटेनियस डायपोल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो, हमारे पास इंस्टंटेनियस डायपोल है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे पास इंस्टंटेनियस डायपोल है। अब ये तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। अगर ये डायपोल, ये इंस्टंटेनियस डायपोल जो है, इसके साथ एक अगर
और एटम आ गया, मतलब ये हमारे पास अब एक एटम है, इसमें यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह के ये एटम है, इस तरह ये एटम। अब ये इसका जो नेगेटिव पोल है, इसका नेगेटिव पोल, और ये इसका पॉजिटिव पोल है, मतलब मैं इस तरह लिखूंगा पॉजिटिव पोल है। तो इसके नेगेटिव पोल में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए जब ये इसके करीब आता है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो इसमें इस तरह सिचुएशन अराइज होगा। देखो ये हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस डायपोल में ये इलेक्ट्रॉन, और इस एटम में इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस तरह हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे। जब आप इसको देखें तो ये तो ऑलरेडी आपके पास क्या था, इंस्टेंटेनियस डायपोल आपके पास था, इंस्टेंटेनियस डायपोल था आपके पास। लेकिन इसको देखें तो ये भी एक डायपोल बन गया, क्योंकि यहां पर नेगेटिव पोल आ गया, और ये आपके पास है पॉजिटिव पोल आ गया। अब ये भी आपके पास एक डायपोल है, लेकिन इस डायपोल को मैं कह रहा हूं कि ये डायपोल इसकी वजह से आया है, इंडक्शन फिनोमेना की वजह से ये डायपोल अराइज हो गया है, इसलिए इस डायपोल को मैं कह रहा हूं कि ये डायपोल है। लेकिन दिस टाइप ऑफ डायपोल आर कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ डायपोल आर कॉल्ड, इस टाइप डायपोल को मैं कह रहा हूं आर कॉल्ड इंड्यूस डायपोल। ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस डायपोल है। तो अब इंड्यूस डायपोल भी आपको समझ में आ गया, और क्या इंस्टेंटेनियस डायपोल भी आपको समझ में आ गया। अब इसको देखें, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल है, क्या है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल है, और इधर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंड्यूस डायपोल है। अब इसका इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, तो मतलब फोर्सेस क्रिएटेड होंगे, और इस फोर्सेस को मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डायपोल के बीच में है, इसलिए मैं उसको इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल कह रहा हूं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल के नाम से पुकारता हूं कि ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल है। अब देखो ये फोर्सेस हमारे पास एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकते हैं, मतलब अगर इसमें और एटम आ गए, इसके टकराव की वजह से ये ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बांड मैंने आपको बताया था कि एक लिक्विड में हाइड्रोजन बांड है तो वो परमानेंट नहीं है, मतलब ब्रेक पाम होता है, तो ये तो उससे भी वीकर फोर्सेस है 1000 गुना। तो मतलब ये तो वैसे ही आम टेम्परेचर पर मतलब ये ब्रेक हो सकते हैं, और आम टेम्परेचर पर स्मॉल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ट्रांजिटरी फोर्सेस है, ट्रांजिटरी फोर्सेस है हमारे पास, क्या है, ट्रांजिटरी फोर्सेस। और ये फोर्सेस सबसे फर्स्ट टाइम पर डिस्कवर किए थे लंदन ने, तो ये हमारे पास लंदन फोर्सेस है। अब इसको देखें, इस लंदन फोर्सेस है तो इसमें जो है इस इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स हो गया, मतलब ये आगे गया, तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है हमारे पास, क्या है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। ये तीनों नेम अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, ये आपने याद करना है, ठीक है। इसको हम इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल भी कह सकते हैं, ट्रांजिटरी फोर्सेस भी कह सकते हैं, या मोमेंटरी फोर्सेस भी कह सकते हैं, और तीसरा इसका नेम जो है इसको मैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहता हूं। ये हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। ये बात समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास हीलियम है, क्या है हमारे पास, हीलियम है, हीलियम एटम है, तो इसमें कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहें इसे कि इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक हीलियम का दूसरे हीलियम एटम का कौन सा फोर्स होगा, तो वो आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। क्या है आपके पास, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे, ठीक है। इसको लेके शाबाश इनसे स्क्रीनशॉट लें। चलो मैं करता हूं। अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस
किन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, तो अपने पास ये लिख के लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ये जो है एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन, ये एग्जिस्ट करता है नंबर 1 पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा ये एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो ये पोलर मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट करता है और नॉन पोलर में भी एग्जिस्ट करता है। ये दो बात आपने याद रखना है, और ये दोनों एमसीक्यूज से अक्सर आते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है बोथ पोल्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलर नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी होता है और डायपोल डायपोल फोर्सेस भी हो सकता है, तीनों दोनों फोर्स आपके पास होता है, ठीक है। अब देखो, एक तो आपके पास पोलर में एग्जिस्ट करता है, दूसरा नॉन पोलर में। लेकिन अगर आप इस फोर्सेस को देखें तो पोलर मॉलिक्यूल में देखो, पोलर मॉलिक्यूल आल्सो हैव डायपोल फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल फोर्सेस भी है और इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी है। सो हम ये कहते हैं कि ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये मोस्टली डोमिनेंट फोर्सेस है, डोमिनेंट फोर्सेस है इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर इस तरह आ गया कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मोस्टली डोमिनेंट फोर्सेस किस में है, पोलर में या नॉन पोलर में, तो फिर आपने आंसर ये करना है कि ये नॉन पोलर में ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। सपोज नॉन पोलर में किस तरह, देखो नॉन पोलर हमारे पास ये है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर एटम, इसमें भी होता है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब सर हमको किस तरह पता चलेगा कि मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर है? हमको पोलर की डिग्री तो आपने दी थी कि जो मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम के साथ शेयर करते हैं तो आपके पोलर होगा, सेम एटम के साथ शेयर करेंगे सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास नॉन पोलर होगा। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल, all those molecule are non-polar made, जो कि बन गया है made from same atom, जो कि सेम एटम से बना है, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास नॉन पोलर होगा। किस तरह, देखो लाइक आपके पास है N2O2 P4 S8, इसी तरह आपके पास क्या है, देखो इसी तरह आपके पास है F2 Br2 Cl2 I2, ये है आपके पास एटसेट्रा। आपके पास जो है नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस आपके पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास नॉन पोलर है। क्या है आपके पास, नॉन पोलर है। अगर यहाँ पर कोई भी एग्जांपल आ गया कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स एग्जिस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो सिर्फ आपने ये याद रखना है। देखो अगर मैं एमसीक्यूज में करता हूँ, चलो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट इन ऑप्शन ए F2 B Cl2 C, आपके पास सी ऑप्शन है कि एग्जिस्ट करता है P4 में, ऑप्शन डी S8 में, और ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस, सब में एग्जिस्ट करता है, तो ऑल में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से आ जाए लंदन डिस्पर्जन फोर्स एग्जिस्ट करता है किस में, ऑप्शन ए CH3Cl, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी Br2, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कौन से अपना ऑप्शन आपने करना है, ऑल ऑफ दिस करना है, क्योंकि देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि CH3 पोलर है, ये आपके पास नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इन सब में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए
लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस और डोमिनेंट, जो कि डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट इन, इस तरह आ जाए, या द मॉलिक्यूल, इस तरह स्टेटमेंट भी दे सकते हैं या इस तरह स्टेटमेंट भी आपको देगा, द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ओ मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास CH3Cl BF2CP4 और डी आपके पास बोथ बी एंड सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक है? तो इसमें आपके पास बोथ बी एंड सी ठीक है, ठीक है। इस तरह अगर ऑप्शन आपको ये दे कि ए ऑप्शन आपके पास है CH3Cl और बी ऑप्शन आपको दे P4 या आपको दे S8 और सी में आपको दे कि आपके पास है H2O और डी आपको दे ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना है कि CH3Cl में भी एग्जिस्ट करता है, एसिड में भी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है, ऑल ऑफ दीज नहीं, गलत है यार। आपसे कह रहा है कि द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली लंदन डिस्पर्जन, सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इसमें है, मतलब कोई और फोर्सेस नहीं है इसमें, तो इसमें सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ सकते हैं एसिड, ठीक है। ये तो एक बात हो गया, मतलब कि ऑल दूज मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर मेड फ्रॉम सेम एटम से बने हो, तो वो आपके पास नॉन पोलर है। और नॉन पोलर में आप ये बता सकते हैं, ये आंसर कर सकते हैं कि इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट है और डोमिनेंट फोर्सेस इसमें है, ठीक है। अब देखो नॉन पोलर की दूसरा कंडीशन क्या है, ऑल दूज मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर, ऑल दूज मॉलिक्यूल विच शेयर, दूज मॉलिक्यूल ओ मॉलिक्यूल विच शेयर जो कि शेयर करता है, विच शेयर ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ सेम एटम, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। विथ सेम एटम, क्योंकि अपना सब के सब इलेक्ट्रॉन सेम एटम के साथ शेयर करता है, तो आपके पास क्या है, नॉन पोलर है। ये कंडीशन मैंने डायपोल फोर्सेस में कराया है, आप वहां पर जाकर देख लें तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो CH4 को अगर आप देखें तो ये आपके पास कार्बन है और इसके साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब के सब उन्होंने शेयर किए हैं, लिहाजा CH4 आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। शाबाश, इनको अपने पास लिख के स्क्रीनशॉट लें से बता दें। चलो बेटा, अब अगर मैं आपको MCQs दूँ कि आपके पास MCQs है, द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर, ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखूंगा, ज़्यादा ऑप्शन लिखूंगा, ठीक है। ये आपके पास A, B, C और D, इसी तरह ये आपके पास, मतलब इसको मैं मिटा रहा हूँ, मतलब दूसरा MCQs मतलब दूसरे ऑप्शन की तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। तो अगर MCQs इस तरह आ गया और आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये है और यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आपके पास CH4 है, इसी तरह आपको दिया है कि आपके पास PH3 है और दो आपके पास दे रहा है कि NH3 है, और इसी तरह आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास CH3Cl है, ठीक है। यहाँ पर P4 है और S8 है और इसी तरह CCl4 है, आल है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आपके पास N2 है, O2 है, इसी तरह उन्होंने दिया है कि आपके पास क्या है, आपके पास जो है CH4 है, आल ऑफ दीस है। कौन सा आपके पास ठीक हो सकते हैं? देखो इसमें अगर आप देखें तो द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, तो मैंने आपको कहा था कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ओनली एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर में, नॉन पोलर में एग्जिस्ट करता है, किसमें, नॉन पोलर में ओनली वन फोर्स होता है, वन फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस।
नॉन पोलर में सिर्फ एक फोर्स एग्जिस्ट करता है और वो आपके पास क्या है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। अब एमसीक्यूज में भी उन्होंने बताया द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन फोर्सेस, जिसमें वन फोर्सेस हो। तो और अब उन्होंने मेंशन भी किया द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, सिर्फ उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। तो फिर आपके पास क्या हो सकते हैं, देखो इसमें ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। NH3 आपके पास नॉन पोलर है। इसी तरह अगर PH3 को आप देखें तो ये आपके पास पोलर है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया NH3 भी आपके पास पोलर है और ये भी आपके पास पोलर है, लिहाजा नॉन पोलर, तो ये ऑप्शन ठीक है। P4 को आप देखें सेम एटम से बना है, ये आपके पास नॉन पोलर है, ये भी आपके पास नॉन पोलर है। और CCl4 सब एटम सेम, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम एटम के साथ शेयर किया है, ये भी आपके पास नॉन पोलर है। ऑल ऑप्शन आपके पास ठीक है। N2 को आप देखें, ये आपके पास नॉन पोलर है। इसी तरह O2 भी आपके पास नॉन पोलर है और ये भी आपके पास नॉन पोलर है, तो इसमें भी ऑल आ सकते हैं। मतलब सब के सब में क्या प्रेजेंट है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। इनको लेके शाबाश। अब देखो अपने पास हेडिंग डाल ले कि द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, मतलब ताकतवर कब होंगे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कब ताकतवर होंगे। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है साइज, अगर साइज बड़ा है तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा है। तो मैं इस तरह कहूंगा द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड, द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है ये डिपेंड करता है, फोर्सेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एटम, एटम के साइज पर डिपेंड करता है या मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करता है। इस तरह लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, अगर साइज आपके पास बड़ा है तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके पास ज्यादा होंगे। जिस तरह के एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमारे पास हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान और रेंडान, ये है आपके पास। देखो अब अगर आप इसको देखें, मैं इसको थोड़ा इस तरह लिखता हूँ, हीलियम है, इसी तरह हीलियम नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेंडान है। तो अगर इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है तो यहाँ पर हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस और किसी और न्यूक्लियस को हीलियम के न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल, ये इंड्यूस्ड डायपोल। तो अब यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स है। इसी तरह अगर मैं नियान लो तो नियान के पास जो है 2 शेल अवेलेबल है, क्योंकि आपने कहा था कि आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो शेल नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है, शेल नंबर इंक्रीज करता है। इसमें 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, ठीक है। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आते हैं, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसका न्यूक्लियस ये यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पर 8 प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन का 8 इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या ये फोर्स स्ट्रांग है या ये फोर्स स्ट्रांग है? डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये फोर्स स्ट्रांगर है इससे। तो अब यहाँ पर जो आप आते हो तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, मतलब सेकंड शेल के भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। देखो ये एटम है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर सॉरी और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। अब दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये ज़्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा आता है, ठीक है, ये ज़्यादा आता है, तो मतलब ये फोर्स स्ट्रांग होते हैं। तो जब नीचे से, जब ऊपर से आप नीचे आते हो तो साइज इंक्रीज करता है, जब साइज इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि हीलियम में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये वीक है, किसके निस्बत? नियान में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये वीक है, आर्गान में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये वीक है, क्रिप्टॉन में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये वीक है, किससे? जीनान में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये वीक है, रेंडान में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। तो अगर आप इनको देख लें, इन सब को देख के आप हो तो सबसे हाईएस्ट फोर्सेस किस में है? रेंडान में।
नोबल गैसेस में हाईएस्ट लंडन डिस्पर्जन किन मॉलिक्यूल में है, किन एटम में है, रेंडान में। सबसे वीकेस्ट लोवेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस किस में है, हीलियम में है। वेरी गुड, हीलियम में है साइंटिस्टों, ठीक है। तो मतलब जितना साइज इंक्रीज इतना उस न्यूक्लियस का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो आपके पास जो फोर्सेस है वो ज्यादा होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन का आंसर ये भी है, देखो कि यहाँ पर जितना साइज इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एटम से ज्यादा न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर वाक़या होते हैं। तो अब इस पर इस न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये किसी दूसरे एटम का न्यूक्लियस ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें डिस्पर्जन जो प्रोसेस है ये जल्दी आता है, तो इसलिए इसमें फोर्सेस ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। देखो अगर आप इसकी ऑर्डर की बात कर ले कि ऑर्डर हमारे पास है, तो ऑर्डर आपके पास ऐसा है, जीनान में मैं कहूँगा रेंडान से स्टार्ट लूँगा। रेंडान में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा है किससे, जीनान में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये ज़्यादा है, क्रिप्टॉन में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये ज़्यादा है, आर्गन में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये ज़्यादा है, नियॉन में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये ज़्यादा है, हीलियम में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि हाईएस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस किस में है, एमसीक्यूज अपने पास नोट कर ले, तो हाईएस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ये रेंडान में है। ये मैं नोबल गैस की बात कर रहा हूं, नोबल गैस में हाईएस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस किस में है, तो रेंडान में है। नोबल गैस में सबसे वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस किस में है, ये आपके पास हीलियम में है। वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके पास किस में है, ये हीलियम में है, ठीक है। तो मतलब जितना साइज स्मॉल तो इतना फोर्स इसमें कम होंगे, देखो कम होंगे, और इतना साइज ग्रेटर तो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो ये साइज पर डिपेंड करता है, साइज ज्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा, साइज कम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास मॉलिक्यूल है, ये तो एटम का था, मॉलिक्यूल आपके पास है किस तरह मॉलिक्यूल, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि N2 है, इसी तरह P4 है, S8 है, इसी तरह आपके पास जो है F2 है, Br2 है, ये है आपके पास, तो इसमें किसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं N2 और मैं बात करूंगा, देखो कि ये आपके पास एटम है, मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा कि आपके पास कल्ला से ये संगा प्याली भी बख नाप, ये भी बक नाप, ये है आपके पास, और इसके बाद जो आता है नियान आता है, और ये आपके पास हीलियम है, ये हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनान है आपके पास। इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है आपके पास। अब इसका OH से टिपू नीचे मॉलिक्यूल इसका नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब इसको देखे N2 है, O2 है, आपके पास F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाए तो इस से और ये नाइला पलवश ये तो P4 और S8 हो गए, ठीक है। अब देखो अगर आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ आप जा रहे हो, तो पीरियड में जाने से साइज जो है ये क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। पीरियड में जाने से साइज डिक्रीज करता है। अगर इसका साइज इतना है तो इसका साइज इतना होगा, इसका साइज इतना होगा, और इस तरह इसका साइज इतना होगा, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास जो है इसका कंपैरिजन करें, आप इसका कंपैरिजन करें इन सारे का, तो इसमें फोर्सेस किस में ज़्यादा होगा, ऑर्डर आपके पास ये होगा कि N2 का साइज ज़्यादा है, इसलिए N2 में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा है, ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की ऑर्डर है। O2 के निस्बत O2 में ज़्यादा है, F2 के निस्बत F2 में ज़्यादा है, नियान के निस्बत, ये आपके पास एक ऑर्डर हो गया। अगर आप इस तरफ जा रहे हो, मतलब ये को इसको आप कंपेयर करें तो इसमें किस के बीच में ज्यादा होगा, तो देखो ये आपके पास P4 है, फास्फोरस का साइज सल्फर से ज्यादा है, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर S का 8 मॉलिक्यूल है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर इस तरह होगा कि S8 में ज्यादा होगा P4 से, P4 का ज्यादा होगा Cl2 से, Cl2 का ज्यादा होगा Ne से, ये ऑर्डर आपके पास है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट ये है,
ये आपके पास हाईएस्ट है, और इसमें सबसे लोवेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह कंपेयर करें कि मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका ज़्यादा होगा, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने से साइज इंक्रीज होता है। तो P4 का ज़्यादा N2 से, S8 का ज़्यादा O2 से, Cl2 का ज़्यादा F2 से, इसी तरह Br2 का ज़्यादा Cl2 से, I2 का ज़्यादा Br2 से, इसी तरह जीनान का ज़्यादा क्रिप्टान से, क्रिप्टान का ज़्यादा अर्गान से, अर्गान का ज़्यादा नियान से, नियान का ज़्यादा हीलियम से। यहाँ पर मैंने हीलियम, नियान, अर्गान, ये इसमें एक रंडान मिस हो गया, छोड़ो। हीलियम, नियान, अर्गान, ये आपके पास क्रिप्टान, ये आपके पास जीनान, और ये आपके पास रंडान हो गया। ठीक है, तो इसका ज़्यादा है। तो मतलब इस तरह ऑर्डर आपने क्रिएट करना है, जस्ट सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो इस पर हम MCQs करते हैं। शाबाश, इनको लिख लिया, मिटा दे, चलो मिटाता हूँ। अब अपने पास लिख के मैं आपको लिख रहा हूँ द मालिक्यूल हैविंग स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। वो मालिक्यूल जिसमें स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। तो ऑप्शन में ए में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए में आपके पास है P4 है, ऑप्शन बी में मैं आपको बता रहा हूँ कि S8 है, ऑप्शन सी में मैं बता रहा हूँ कि आपके पास I2 है, और ऑप्शन डी में आपके पास जो है रंडान है। इसी तरह ऑप्शन ए, बी, सी और डी दूसरे MCQs के लिए अगर सेम स्टेटमेंट आ जाए, तीसरे MCQs के लिए अगर सेम स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, और डी MCQs का बारिश है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है F2, Cl2, Br2, और इसी तरह आपके पास I2। यहाँ पर आपके पास है S8, Br2, I2, और आपके पास क्या है, रंडान है। किस में ज़्यादा है? देखो, अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो P4 S8, तो P4 तो गया, ठीक, क्योंकि S8 इससे बड़ा है। ठीक है, अब S8, I2 और रंडान को कंपेयर करना है। यहाँ पर आप अगर आप देखें तो आपके पास है हीलियम, नियान, अर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रंडान, ये सबसे लास्ट में आता है। तो इसका साइज इतना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 नंबर पर आता है। हीलियम, नियान, अर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रंडान ये 6 नंबर पर आता है। तो मतलब ग्रुप में जितना नीचे उतना उसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इसका आर्डर की आप बात करें कि इसका आर्डर किस तरह होगा, तो इसका आर्डर इस तरह होगा। देखो, इसका रंडान का ज़्यादा, फिर आपके पास I2 आता है, I2 का ज़्यादा, फिर आपके पास S8 आता है, रंडान का ज़्यादा, I2 का ज़्यादा, फिर आपके पास S8 का ज़्यादा, फिर आपके पास P4 आता है। ठीक है, इस तरह होगा। अगर इसमें आप देखें इसमें किसका ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली वेरी गुड I2 का ज़्यादा हो, क्योंकि F2, Cl2, Br2, I2, इसका आर्डर की बात अगर आप करें तो I2 में ज़्यादा, Br2 में ज़्यादा, फिर Cl2 में ज़्यादा, और फिर आपके पास F2 में ज़्यादा। ये आपके पास आर्डर है। विच वन इज़ करेक्ट आर्डर, ऐसा भी MCQs आ सकते हैं। ठीक है, ये MCQs का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी किया है। अब आपको पता है कि करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर, डिक्रीजिंग आर्डर क्या है, उसमें भी आ सकते हैं। देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिक्रीजिंग आर्डर है, ये आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर, तो फिर इस तरह लिखे कि F2 में कम है, सेम इसी तरह, लेकिन उसको इस तरह उल्टा करें, F2 में कम है Cl2 के निस्बत, Cl2 में कम है Br2 के नतीजे में, और इसमें कम है I2 में। मतलब ये भी अभी आप देखें तो इंक्रीज की तरफ जा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंक्रीजिंग आर्डर है। क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग आर्डर है। इसमें अगर आप देखें S8 है, Br2 है, I2 है, रंडान है, तो इसमें भी डेफिनेटली रंडान ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे है, सबसे मुकाबला जीतता है। रंडान, I2, फिर आपके पास Br2, सॉरी, फिर आपके पास Br2 नहीं आता, फिर आपके पास क्या आता है, S8, और फिर आपके पास Br2 आता है। ठीक है, ये आपके पास आता है। इसमें सबसे हाईएस्ट, इसमें सबसे लोएस्ट, ये आर्डर है। अगर करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर की बात करें तो फिर इंक्रीजिंग आर्डर आपके पास ये होगा, इंक्रीजिंग आर्डर मतलब इंक्रीज की तरफ जाओ। तो ये तो ऑलरेडी डिक्रीज की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, रंडान में ज़्यादा है, लेस है, तो ये डिक्रीज की तरफ जा रहा है। इसको इस तरह कर ले, Br2 में लेस है S8 से, S8 में लेस है I2 से, I2 में लेस है रंडान से,
फिर ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो एमसीक्यूज अक्सर ऐसा आ सकता है कि विच वन इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, विच वन इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपने याद करना है, जस्ट मेमोराइज करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर आपके पास है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है शेप पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? शेप पर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल का शेप एक जैसा है तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एक जैसा होगा। अगर किसी और जैसा है, मतलब स्फेरिकल है, ब्रांच है, स्ट्रेट है, तो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है डिफरेंट होंगे। तो शेप के बुनियाद पर हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि ये शेप हमारे पास 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक हमारे पास है स्फेरिकल, दूसरा हमारे पास है ब्रांच, जिसमें ब्रांच आ जाए, ब्रांच, और तीसरा हमारे पास है स्ट्रेट। कैसा? स्ट्रेट। स्फेरिकल है, ब्रांच है और स्ट्रेट है। एक ही मॉलिक्यूल है और वो स्फेरिकल में भी एग्जिस्ट करते हैं, ब्रांच में भी एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो किन टाइप में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे? तो अपने पास ये लिख के देखो, ऑर्डर अपने पास लिख के कि आपके पास जो स्ट्रेट है, सपोज आपके पास ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन आपके पास स्ट्रेट में एग्जिस्ट करता है, तो स्ट्रेट में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे ब्रांच से, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से ये इसमें ज्यादा होंगे स्फेरिकल के नतीजे में, ठीक है, स्फेरिकल से, स्फेरिकल के लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से। तो सबसे पहले देख लो कि एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट है तो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होगा, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये सब है, ठीक है, उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होगा। फिर देख ले कि ये मॉलिक्यूल आपके पास अगर ब्रांच है तो फिर ब्रांच का ज्यादा होगा स्फेरिकल से, ठीक है, ये आपने देखना है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमारे पास ब्यूटेन है। क्या है हमारे पास? ब्यूटेन आपको पता है कि ये C4H10 को कहते हैं। किसको कहते हैं? C4H10 को। C4H10 को हम ब्यूटेन कहते हैं। अब ब्यूटेन का एक फॉर्म ये है, देखो एक फॉर्म आपके पास है कार्बन 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 कार्बन, ये आपके पास स्ट्रेट ब्यूटेन है। क्या है आपके पास? स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है। और ये भी अपने पास नोट करें कि स्ट्रेट चेन ब्यूटेन आर कॉल्ड, इसको मैं कह रहा हूं आर कॉल्ड एन ब्यूटेन, इससे पहले एन लगा दे, नॉर्मल एन ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन आर कॉल्ड एन ब्यूटेन। इसी तरह ब्यूटेन इस फॉर्म में भी आ सकता है, कार्बन 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 और इसके ऊपर कार्बन, ब्रांच में। तो ये हमारे पास ब्रांच ब्यूटेन है। और ये भी अपने पास नोट कर ले कि ब्रांच ब्यूटेन आर कॉल्ड, इसको मैं कह रहा हूं आर कॉल्ड आइसोब्यूटेन। ये हमारे पास क्या है? आइसोब्यूटेन है। ब्रांच ब्यूटेन आर कॉल्ड आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब देखो अगर आप बात कर ले कि ये हमारे पास एन ब्यूटेन है, ये हमारे पास ब्रांच ब्यूटेन है, तो इसमें फोर्सेस किस में ज्यादा हो गए? तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एन ब्यूटेन में ज्यादा है, एन ब्यूटेन में लंडन डिस्पर्जन जो फोर्सेस है ये ज्यादा है, आइसोब्यूटेन में जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है इससे, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। क्यों सर? देखो इसलिए क्योंकि यहां पर अगर आप देखें ये कार्बन 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 है, तो यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन 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 है, तो यहां पर अगर ये इस इंस्टेंटेनियस डेवलपर के तौर पर काम कर रही है, इंड्यूस के तौर पर, इसमें फोर्स क्रिएट होगा, इसमें फोर्स क्रिएट, इसमें फोर्स आएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप ब्रांच को देखें, ये है आपके पास तो कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, तो यहां पर इसमें डायपोल, इसमें आपके पास इंड्यूस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट होंगे 3 कार्बन के बीच। अब ये तो इस तरह नहीं कर सकते कि ये हाथ हिलाएगा या तरह गए, ये तो नहीं हो सकता यार, ये मतलब इसके साथ बांड नहीं बना सकता, इसके साथ बांड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। लिहाजा ये आपके पास क्या है, ये 3 फोर्स है, इसमें 4 फोर्सेस है, तो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा, इसके लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। अब एक और बात अपने पास नोट कर दो, जिसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 172.35 है आई थिंक,
5 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन है, सॉरी केल्विन है। और इसको आप देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कितना है तुम्हें पता है, 162.3 केल्विन है, ये है आपके पास। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये आपके पास आई थिंक बनता है 1.5 माइनस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास बनता है माइनस 12.7 162 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। तो देखो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस बात का मतलब यह है कि ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आपके पास सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है। क्यों वीकेस्ट है? क्योंकि यहां पर माइनस में जिसमें वाटर आइस में एग्जिस्ट करता है तो उसमें भी ये आपके पास गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप मरी को जाए वहाँ पर आपके पास अक्सर औकात जो है -6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है मरी में, या आपके पास कालाम मलम जबा में जाए तो आपके पास -7, तो -7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आपको लिक्विड में मिलेगा इन ब्यूटेन, और ये आपको गैस में मिलेगा क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ही आपके पास -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। शाबाश, इनको लिख के इसकी स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा कंसेप्ट इसमें बाकी है। शाबाश, मिटा दे, चलो मिटाता हूँ। अब देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास पेंटेन है, क्या है आपके पास? पेंटेन है। तो पेंटेन भी आपके पास स्पिरिकल में भी एग्जिस्ट करता है। स्पिरिकल मतलब ये साइकिल फॉर्म में, स्पिरिकल में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ये आपके पास एन पेंटेन में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब स्ट्रेट चेन एन पेंटेन में भी एग्जिस्ट करता है। और ये आपके पास आइसो पेंटेन में भी एग्जिस्ट करता है, आइसो पेंटेन में भी एग्जिस्ट करता है। आइसो पेंटेन का मतलब ये, आइसो बोलते हैं हम 2 को, मतलब जो कार्बन नंबर 2 पर ब्रांच आ जाए, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर ब्रांच। और स्पिरिकल मतलब ये आपके पास ऐसा, ये कार्बन 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 कार्बन, ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन। और एन पेंटेन का मतलब ये कार्बन 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 कार्बन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन 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 और ये आपके पास कार्बन, चारों में जो है फोर्स क्रिएट हो सकता है। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन 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 और ये आपके पास कार्बन, तो 2 में या 3 में फोर्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कार्बन 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 और ये आपके पास कहा गया 4, और ये आपके पास कार्बन, इसमें फोर्स इसमें फोर्स इसमें फोर्स इसमें फोर्स इसमें फोर्स। तो मतलब अगर आप देखें तो एन पेंटेन का जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये ज़्यादा होगा ब्रांच से, आइसो पेंटेन से। ठीक है, आइसो पेंटेन का लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होगा साइक्लो पेंटेन से, साइक्लो पेंटेन के लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इसको कंपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने ये नहीं करना है कि आइसोपेंटेन को आइसोब्यूटेन के साथ कंपेयर करना है, नहीं यार, सेम फार्मूला सेम पेंटेन है, इसका डिफरेंट शेप है तो डिफरेंट शेप को कंपेयर करना है। इसी तरह से कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आपके पास ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन है, आइसोऑक्टेन है, हेप्टेन है, नोनेन है, डीकेन है, बस सिर्फ आपने देखना है कि ये आपके पास एन है, आइसो है, या आपके पास साइकिल है। अब आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया कि एन का ज्यादा होगा किससे? ब्रांच से। ब्रांच का ज्यादा होगा किससे? स्पिरिकल से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ये बात अपने पास नोट कर ले, पॉइंट टू बी नोटेड में लिख ले कि जिसका लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ये क्वेश्चन भी आपसे कर सकता है, विच वन मॉलिक्यूल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये है विच वन हैव मोर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, जिसका आपके पास क्या है, जिसका आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा उसका इवापोरेशन इतना कम होगा। इवापोरेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जिसका ज्यादा, इसका हीट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। ये मैंने डायपोल फोर्सेस में भी किया था। जिसका लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा उसका हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ज्यादा होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन
जिसका पांचवा, जिसका लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा उसका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा। ठीक है। छठा, जिसका लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा उसका विस्कासिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात अपने याद करना है, इससे अक्सर एमसीक्यूज आ सकते हैं। विच वन हैव मोर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, विच वन हैव मोर हीट ऑफ सब्लिमेशन, विस्कासिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, ये अपने याद करना है। ठीक है, एक रह गया इसमें, जिसका लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा इसका वेपर प्रेशर इतना कम होगा, वेपर प्रेशर इसका इतना कम होगा। ठीक है, ये वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कासिटी, ये हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट्स आपने याद करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहां पर एराइज होता है, अगर सर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, डायपोल डायपोल फोर्सेस है और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? तो प्रायोरिटी आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को देखना। देखो मैंने आपको ऑर्डर लिखा था, ऑर्डर मैंने आपको ये लिखा था कि आपके पास ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास ताकतवर होंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। ठीक है, अब देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंपेयर करूंगा। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो आपके पास 3 टाइप के हैं, क्या कितने हैं? 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो 3 टाइप में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे? डायपोल डायपोल फोर्सेस से। इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से। अगर यहां पर एमसीक्यूज आ जाए, विच वन, एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, विच वन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? ऑप्शन ए में आपको दो कि H2O का ज्यादा है, ऑप्शन बी HBr का ज्यादा है, ऑप्शन सी HI का ज्यादा है, ऑप्शन डी आपके पास I2 का ज्यादा है। इसी तरह एक ऑप्शन में आपको और दो सेम इसी तरह स्टेटमेंट है एमसीक्यू, लेकिन मैं ऑप्शन चेंज करो। एक में है NH3 मैं लिखूंगा HCl का ज्यादा है, बी HBr का ज्यादा है, सी HI का ज्यादा है, और डी आपके पास है ऑल हैव सेम, ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह मैं एमसीक्यूज का ऑप्शन चेंज करो। ऑप्शन ए आपके पास है F2 का ज़्यादा है, सी आपके पास Br2 का ज़्यादा है, डी आपके पास I2 का ज़्यादा है, और ये डी आपके पास किसका ज़्यादा है? ये बी, ये सी और ये डी Cl2 का ज़्यादा है। तो किसका ज़्यादा है? देखो आपने देखना है कि फोर्सेस इसमें क्या है। सबसे पहले H2 में कौन से फोर्सेस होते हैं? आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड। HBr में डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, और I2 में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो कौन सा फोर्सेस आपके पास ताकतवर है? सिर्फ बस उनको देखना है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ताकतवर है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कर ले, इसमें ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब अगर आप ऑर्डर की बात कर रहे हो कि सर मुझे ऑर्डर मतलब फिर इसके बाद क्या होगा, तो फिर आपके पास कौन से फोर्स ताकतवर है? डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल फोर्सेस में अब ऑप्शन आपके पास दो है, तो HBr HI दो है। मैंने आपको कहा था कि डायपोल डायपोल फोर्सेस में जिसका नेगेटिव साइज बड़ा उसमें फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो मतलब इसमें सबसे पहला जो आता है H2O है, फिर बॉइलिंग पॉइंट HI का होगा, फिर आपके पास HBr का होगा, HBr, और इसके बाद आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्स सबसे लास्ट में आता है, तो फिर आपके पास I2 में होगा। ये आपके पास ऑर्डर है। इसमें आपसे ऑर्डर के बारे में पूछ सकता है, विच वन इज करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें HCl में आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, सॉरी आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस है, इसमें भी डायपोल डायपोल फोर्सेस है, और इसमें भी डायपोल डायपोल फोर्सेस है। ऑल हैव सेम तो नहीं हो सकता, पहले HI का होगा
फिर HBr का होगा, फिर HCl का। ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, ठीक है। ऑर्डर और ये सब आप कर सकते हैं। F2Br2I2Cl2, इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, और इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? साइज जिसका ज़्यादा होगा तो I2 है ना। अगर ऑर्डर की बात करें तो भी मैंने ऑलरेडी किया था, I2 में सबसे ज़्यादा, फिर आपके पास Br2 में, फिर आपके पास Cl2 में, फिर आपके पास F2 में है। ये आपके पास F2 है, ठीक है, इसमें ज़्यादा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? यहाँ पर आपके जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, डायपोल डायपोल फोर्सेस, इन सब का कंसेप्ट जो है फिनिश हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हमारे पास फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, इवापोरेशन है, सरफेस टेंशन है, वेपर प्रेशर है, विस्कोसिटी है, इसी तरह हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सब की हम बात करेंगे। और हम स्टार्ट लेंगे इवापोरेशन से कि इवापोरेशन हमारे पास क्या होता है, क्या इवापोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं। ये जो एमसीक्यूज था, इवापोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर और नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये एमसीक्यूज 2018 या 2019 में आया था और सब लोगों ने जो है गलत किया था, ठीक है। तो इवापोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इवापोरेशन हमारे पास जो होता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है या नहीं, सरफेस एरिया पर किस तरह डिपेंड करता है, और इवापोरेशन की वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, इन सब की हम बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि इवापोरेशन कूलिंग क्यों काज करता है, क्या होता है कि इवापोरेशन कूलिंग काज करते हैं। मतलब आपसे अगर इवापोरेशन हो जाता है, मतलब स्वेटिंग आपसे हो जाए, तो फिर आपका ये जो चमड़ा है ये आपको कूल फील होगा। तो ये क्यों होता है यार, आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो आपके पास जो क्या बोलते हैं मिट्टी का एक मटका है, इसमें अगर आप पानी रख लें तो वो कूल होता है। क्यों कूल होता है? ये सब डिपेंड करता है इवापोरेशन पर। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इवापोरेशन से स्टार्ट लेंगे। और आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं, इनसे फ़ायदा ले रहे हैं, तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करते रहे। हमें भी दुआ में याद रखे, आपको भी अल्लाह ताला कामयाब रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।